मोदी ने कहा कि ग्लोबल मिलेट्स जैसे आयोजन न सिर्फ ग्लोबल गुड्स के लिए जरूरी है बल्कि ग्लोबल गुड्स में भारत की बढ़ती जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। आप भी सुने। के आयोजन न केवल ग्लोबल गुड के लिए जरूरी है बल्कि ग्लोबल गुड में भारत की बढ़ती जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। साथियों, आप भी जानते हैं कि भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है। जब हम इसे किसी संकल्प को आगे बढ़ाते हैं तो उसे सिद्धि तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम होती है। मुझे खुशी है कि आज विश्व जब इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहा है तो भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इसी दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें मिलेट्स की खेती, उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था, हेल्थ पर उसके प्रभाव, किसानों की आय, ऐसे अनेक विषयों पर सभी विद्वान और अनुभवी लोग विचार विमर्श करने वाले हैं। इस पर स्मारक डाक टिकट और सिक्के का भी विमोचन किया गया है। यहां बुक ऑफ मिलेट स्टैंडर्ड्स को भी लॉन्च किया गया है और इसके साथ ही आईसीएआर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च को ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया गया है। और यहां मंच पर आने से पहले मैं एग्जीबिशन देखने गया था। मैं आप सबसे भी, और जो लोग इन दिनों दिल्ली में हो या दिल्ली आने वाले हो, उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक ही जगह पर मिलेट्स की पूरी दुनिया को समझना, उसकी उपयोगिता को समझना, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसानों की आय के लिए, सभी पहलुओं को समझने के लिए ये एग्जीबिशन देखना मैं आप सबको आग्रह करूंगा, जरूर देखें। हमारे युवा साथी किस प्रकार से नए नए स्टार्टअप लेकर के इस फील्ड में आए हैं, ये भी अपने आप में प्रभावित करने वाला है। ये सभी भारत के कमिटमेंट, भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए संघर्ष कर रहे विश्व में श्री अन्न बहुत बड़ी सौगात की तरह है। इसी तरह श्री अन्न से फूड हैबिट्स की समस्या भी ठीक हो सकती है। हाई फाइबर वाले इन फूड्स को शरीर और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। इनसे लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों को रोकने में बड़ी मदद मिलती है। यानी पर्सनल हेल्थ से लेकर ग्लोबल हेल्थ तक हमारी कई समस्याओं के हल में श्री अन्न से हम जरूर रास्ता खोज सकते हैं। साथियों, यूपी में बिजली संकट के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। हड़ताल के बाद बनी स्थिति की जानकारी ली। सीएम योगी ने कहा कि कर्मचारी हड़ताल करें लेकिन इससे आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिजली कर्मियों की ओर से पावर कट किए जाने
से संबंधित शिकायतों पर सीएम ने ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। तो अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात हो और गरीबों की बात न हो, भाइयों बहनों, 4,512 प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात लखनऊ के उन गरीबों के लिए जिनके पास अपने सिर को ढकने के लिए छत नहीं थी, इसका भी लोकार्पण का कार्यक्रम आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंदर प्राथमिक विद्यालयों को सुदृढ़ीकरण और वहां पर सुविधाओं से संपन्न करना, 2 अभ्युदय विद्यालयों का शिलान्यास के साथ ही बटलर झील और काला पहाड़ झील के सुंदरीकरण की परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास करना और मुख्य चौराहों का आपने देखा होगा कि यहां पे G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान कुछ चौराहों के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को यहां के प्रशासन ने अपने हाथों में लिया। अर्जुनगंज का चौराहा आप देख रहे होंगे कितना अच्छा हो गया है। दुबग्गा के चौराहे पर भी उसी प्रकार से कार्य हुआ है। सड़कों के सुंदरीकरण का कार्य किस तरीके से प्रशासन ने किया है, आज उन सभी चौराहों के रिमॉडलिंग के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हो रहा है। भाइयों बहनों, विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन विकास के साथ एक आत्मीयता प्रशासन, शासन प्रशासन के साथ साथ आम जनमानस के मन में भी होना चाहिए। हमें सुरक्षा के साथ साथ सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है और जब सरकार और जनमानस एक साथ मिलकर के कार्य करती है तो उसके परिणाम कई गुना आगे बढ़ जाते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान लेकर के जा रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मीडिया के सामने एक कहानी सुनाई जिसमें उन्होंने गुजरात का जिक्र किया। आपको भी सुनाएंगे वो कहानी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो गुजरात के एक ठग की कहानी। ये मुस्कुराहट अच्छी नहीं लगी मुझे आपकी। मैं पूरा बोल दूं उसके बाद आप निष्कर्ष पे पहुंचिएगा कि मैं किसकी कहानी सुना रहा हूं। ऐसे मुस्कुरा रहे हैं आप, इतनी रहस्यमयी मुस्कान, तो ये अच्छी बात नहीं है आप लोगों की। तो गुजरात के इस ठग को आप लोगों में से कुछ साथियों ने पीएमओ का ठग भी कहा है। मैं अपनी प्रेस वार्ता शुरू करूं, मैं अपने साथी से निवेदन करूंगा कि एक छोटा सा वीडियो आपको, तैयार हैं आप? छोटा सा वीडियो आपको दिखाएं बिफोर आई स्टार्ट माय प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन दिस मैन हु इज द ठग फ्रॉम गुजरात. Some of you have also called him a thug from who is representing the PMO, misrepresenting the PMO. The video. टी-शर्ट पे पढ़िए क्या लिखा है. थोड़ा ये बढ़ा सकते हैं इसको. दिख रहा है ना. ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जो उनकी है वो, ये जो फटका इन्होंने बीजेपी का पहना हुआ है वो, ये कश्मीर में जब ये जाते हैं तो धन्यवाद देते हैं मोदी जी को कि मोदी जी आपने मुझे मौका दिया मिशन कश्मीर डेवलपमेंट में भागीदार बनने के लिए. ये मोदी जी की किताब कश्मीर में वो लोगों को बांट रहे हैं, वहां के रसूखदार लोगों को. और इस पे रोकिए जरा. गुजरात भाजपा के नेता माने जाते हैं. आगे बढ़ाइए, आगे.
ये इनका कार्ड है, रोकिए इस पे। 34 मीनाबाग फ्लैट्स, पता लगा लीजिएगा किसके नाम पर है, ये गेस्ट अकोमोडेशन है, कौन है 34 मीनाबाग। मैं तो पता लगा दिया, अब थोड़ा आप भी मेहनत करिए, सारी मेहनत मैं थोड़े करूंगा। और ये इन्होंने यहां रोकिएगा जरा, 34 मीनाबाग फ्लैट जो विजिटिंग कार्ड में है, तो आप पूछ सकते हैं कि ये विजिटिंग कार्ड तो जिनको वो देंगे सिर्फ उन्हीं को मालूम पड़ेगा, लेकिन मैं इनका ट्विटर हैंडल देख रहा था, मुझे भी फॉलो करते हैं, मैं नहीं फॉलो करता इन्हें। तो ट्विटर हैंडल पे बायो के नीचे जनाब ने लोकेशन डाली हुई है, पिंड लोकेशन डाली हुई है, उसमें भी यही एड्रेस है, 34 मीनाबाग फ्लैट, नई दिल्ली 110001। आगे बढ़िए। ये 26 जनवरी को देखिए, ये उनका परिवार है, परिवार के मुखिया भी हैं यहीं। आप कहेंगे मैं किसके लिए बोल रहा हूं, तो मैं तो किरण पटेल के लिए बोल रहा हूं। किसके साथ हैं? जेपी नड्डा जी के साथ हैं। आगे बढ़िए। ये अब आप ये देखिए, G20 पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं, राष्ट्र प्रथम इनकी संस्था एक कार्यक्रम करती है G20 पे। बढ़िए साहब आगे, ये देखिए, आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया इन दिनों जेल में है। इसी बीच आम आदमी पार्टी नेता सिसोदिया पर दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले के अलावा फीडबैक यूनिट से जासूसी के भी आरोप लग रहे हैं। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी अब केंद्र सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने इसी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल भारत की एजेंसियों और भारत सरकार पर खड़ा होता है कि डिप्टी सीएम की जासूसी का 8 साल में पता नहीं कर पाए तो चीन और पाकिस्तान से क्या लड़ेंगे। आप भी सुने। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि मनीष सिसोदिया जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की और बीजेपी के सीनियर नेताओं की 2015 के बाद लगातार जासूसी करवाई। पिछले 8 साल से यह आरोप लगाया गया कि मनीष सिसोदिया प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की जासूसी करा रहे हैं। इसके चलते उन पे सीबीआई का एक और मुकदमा दर्ज हो गया। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार से कि एक आधी स्टेट का एक आधा उप मुख्यमंत्री पिछले 8 सालों से देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी और इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार के बड़े नेताओं की जासूसी करा रहा था, लेकिन इसकी कानो कान खबर ना केंद्र सरकार को थी, ना केंद्र सरकार की एजेंसियों को थी, ना सीबीआई, ईडी, रॉ, आईबी, एनआईए, कोई भी बड़ी जो शाखा है इंटेलिजेंस एजेंसीज है भारत सरकार की, उनके पास थी। और 8 साल से ये चीजें चल रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे बड़ा सवाल तो भारत की एजेंसियों की और केंद्र सरकार की काबिलियत पे खड़ा होता है। अगर 8 साल से आप एक आधी सरकार का आधा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आपकी जासूसी करा रहा था और आपको 8 साल तक पता नहीं लगा, तो फिर चीन और पाकिस्तान आपके साथ क्या क्या कर रहा है उससे तो फिर आप क्या ही लड़ पाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने जासूसी करी आपकी तो सबसे पहले तो एनआईए के, आईबी के और रॉ के बड़े बड़े अधिकारियों को सस्पेंड करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें पकड़ के जेल में डालें, उन पे सीबीआई के मुकदमे करें, क्योंकि वो चूक गए। 8 साल से कोई शख्स आपकी जासूसी कर रहा है और हमारी देश की सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वो पता ही नहीं लगा पा रही। ये आरोप है बीजेपी।
मैं बीजेपी। लखनऊ से खबर है, बताते चले कि यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने दूसरे प्रदेशों से शस्त्र लाकर बेचने वालों को पकड़ लिया है। दरअसल पुलिस ने जिला आजमगढ़ और इसके आसपास के जिलों में शस्त्र की खरीद फरोख्त करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तार तस्करों के पास से 32 बोर की 10 पिस्टल मैगजीन, 32 बोर के जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। नवरात्रि मेले के दौरान विंध्याचल धाम आने वाले भक्तों को इस बार कुछ नया देखने, सुनने और प्रयोग करने का अनुभव मिलेगा। दरअसल भारतीय मानक समय IST का निर्धारण करने वाले स्थान पर सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही दिव्यांगों के लिए फ्री ई-रिक्शा की सुविधा भी मिलेगी। भक्तों को घुमाने के लिए फ्री शटल बस सेवा उपलब्ध होगी। तो वहीं महिलाओं के लिए पिंक घाट बनाया जा रहा है। देखिए, जो भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो जो लिया जाता है वो मिर्जापुर में ही विंध्याचल में से एक 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसका जो समय है वो लेकर भारत का समय निर्धारित होता है। ये मिर्जापुर के लिए बहुत गर्व की बात है और हमारी एक धरोहर है जिसको हम लोगों को पूरी दुनिया को बताना चाहिए। इसके लिए हम लोग उस क्षेत्र में एक उस जगह पे जहाँ पे 82.5 लॉन्गिट्यूड गई हुई है वहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बनवा रहे हैं। एक रोचक दार्शनिक ये एक पॉइंट रहेगा जहाँ पे पर्यटक जाकर अपना सेल्फी ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, जिससे उस पॉइंट को जो है प्रसिद्धि मिलने में सहायता मिलेगी। और यहाँ पे महिलाओं के लिए पिंक घाट बनने जा रहा है जी। इस बार मेले में हमारे कई तरह के नए प्रयास हैं। हमारा प्रयास ये है कि 4 ई-रिक्शा हम लोग चलवा रहे हैं जो दिव्यांगजनों के लिए रहेंगे। जो हमारे 3 रास्ते हैं आने के लिए, न्यू VIP, ओल्ड VIP और कोतवाली गली, वहाँ पे ये रहेंगे और जितने भी दिव्यांगजन या जो चलने में असमर्थ लोग होंगे उनको यहाँ पे लाकर। अगली खबर यूपी के रायबरेली से है। बताते चले कि आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल भी हुई हैं। मेलेरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत राही कस्बे का ये मामला है, जहां खेत में काम कर रहे एक परिवार के ऊपर आकाशीय बिजली गिर पड़ी, जिस युवक और युवती गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 30 साल, मंजू 24 साल और पप्पू 45 साल। इसमें पप्पू ब्रॉड डेड आए हैं, यहाँ पे मृत अवस्था में लाए गए हैं। और श्याम कली की भी हालत गंभीर है और मंजू की भी हालत गंभीर है। दोनों को एडमिट किया गया है। कहाँ से आए? ये लोग आए हैं राही बाजार, बता रहे हैं, राही बाजार थाना मिलेरिया। 3 केस आए हैं। श्याम कली 30 साल। यूपी के गाजियाबाद में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारी भी हड़ताल कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। लगातार धरना प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर जहां कई जिलों में नजर आने लगा है, वहीं गाजियाबाद में भी बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजियाबाद के राजनगर इलाके स्थित चीफ इंजीनियर विद्युत के दफ्तर के बाहर बिजली कर्मचारियों के चल रहे इस धरने की तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बिजली कर्मचारियों के द्वारा लगातार 72 घंटे का समय उनकी मांगों को मानने के लिए दिया गया है। धरना कर रहे बिजली संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि बीती 3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार और बिजली कर्मचारियों के बीच समझौता हुआ था। सरकार की तरफ से ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने समझौते के बिंदुओं को लागू करने के लिए 15 दिन का समय मांगा था। अब 3 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, मगर समझौते पर अमल नहीं हुआ है, जिस वजह से बिजली कर्मचारी लगातार धरना दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिए हैं, चूँकि ये सरकार का ही सहमति दी हुई थी कि 15 दिन में इस पर क्रियान्वयन होगा, और क्रियान्वयन न केवल हुआ बल्कि उसमें क्रियान्वयन की होता दिखाई भी नहीं दिया। कोई चीज़ आगे भी नहीं बढ़ी, तो हम लोगों को नाउम्मीदी हुई है। और उस नाउम्मीदी में हम सरकार को याद दिला रहे हैं कि भी जो उन्होंने, सरकार की ही नीति है, सरकार की ही सहमति है, उनको ही अमल करना है। यानी हमारा तो कुछ भी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिए हैं, चूँकि ये सरकार का ही सहमति दी हुई थी कि 15 दिन में इस पर क्रियान्वयन होगा, और क्रियान्वयन न केवल हुआ बल्कि उसमें क्रियान्वयन की होता दिखाई भी नहीं दिया।
कोई चीज़ आगे भी नहीं बढ़ी, तो हम लोगों को नाउम्मीदी हुई है और उस नाउम्मीदी में हम सरकार को याद दिला रहे हैं कि भी जो उन्होंने अपने ही समझौते पर हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी ये कह रहे हैं इस पर एक कमेटी बना देंगे और जो निर्णय लेगी वो करेंगे। और ऊर्जा मंत्री जो सरकार के ऊर्जा मंत्री हैं और हमारे बिजली विभाग के ऊर्जा मंत्री हैं और उनके समझौते के लिए वो कह रहे हैं कि कमेटी किसकी बने, जो उनके नीचे बैठे हुए अधिकारी हैं जी, या वो शासन में है या सरकार में है, कि उनकी कमेटी बना देंगे। उनकी क्या कमेटी बनाओगे जब हमारी इतनी बड़ी कमेटी है बिजली विभाग की, संघर्ष समिति कमेटी है, जब उनसे समझौता हो गया एक बार, उसी पर अमल करने के लिए हम लोग यहाँ उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अपने ही समझौते पर हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी ये कह रहे हैं। रायबरेली में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। मलेरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत राही कस्बे का ये मामला है, जहां खेत में काम कर रहे एक परिवार के ऊपर आकाशीय बिजली गिर पड़ी, जिससे खेत में काम कर रहे युवक और युवती गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं एक युवक की इसमें मौत की खबर भी सामने आई है। और इस खबर पर रायबरेली से ओम शंकर शुक्ला संवाददाता जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, विस्तार से जानना चाहेंगे, पूरा मामला हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। ओम शंकर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, पूरा मामला दर्शकों के साथ विस्तार से साझा करें। देखिए, ये खेतों में काम करने गए थे और बेमौसम बारिश जो है इस परिवार पे काल बनकर जो है वो बीती है। और ये जो पानी गिरने लगा तो ये लोग जो है बिजली के सहारे वहीं पर बैठ गए और तभी अचानक जो है वो आकाशीय बिजली गिरी, जिससे कि चपेट में 5 लोग आ गए हैं, जिसको आनर फानर लेकर जिला अस्पताल लाया गया। लेकिन वहीं पर जो है एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वही 4 जो है लोग से घायल है, जिसमें महिलाएं भी है। लोग का इलाज चल रहा है, लेकिन वहां पर भी 2 महिलाएं हैं, उनकी बताई जा रही है। ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने लोग घायल हुए हैं और इन्हें जो घायल हैं इन्हें राहत राशि दी गई है कि या नहीं? 4 लोग घायल हैं, एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कुल मिला के 5 लोग इस आकाशीय बिजली की चपेट में है। और आपको बता दें कि अभी उनके इलाज है, खुद किया उन्होंने, को वहां पर भेजा है और उनके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों की टीमें इलाज में लगी है, लेकिन एक महिला की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है, जिसको हो सकता है वो लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रिफर किया जाए। तो एक ये दुखद हादसा जो है वो आया इस बेमौसम बारिश को लेकर। बिल्कुल, धन्यवाद ओम शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो बता दें आपको कि रायबरेली में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों का इलाज जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या।